आज हम शरीर के एक ऐसे सिस्टम की बात करने वाले हैं जो मतलब पर्दे के पीछे काम करता है, लेकिन जिसके बिना हम शायद एक दिन भी नहीं जी सकते। हमारा उत्सर्जन तंत्र यानी एक्सक्रीटरी सिस्टम। हाँ, अब ये सुनने में शायद थोड़ा बोरिंग लगे, जैसे कोई बायोलॉजी की क्लास चल रही हो, लेकिन असल में ये हमारे शरीर के अंदर चल रही एक, कह सकते हैं, जासूसी थ्रिलर जैसी कहानी है। बिल्कुल, इसमें संतुलन है, अविश्वसनीय इंजीनियरिंग है और एक बहुत बड़ा चैलेंज भी है। चैलेंज ये कि शरीर में जो जहरीला कचरा बन रहा है उसे बाहर कैसे फेंका जाए। हाँ, और वो भी बिना किसी काम की चीज को गवाए। ये सिर्फ कचरा बाहर फेंकने की बात नहीं है, ये एक शानदार वेस्ट मैनेजमेंट और रिसाइकलिंग प्लांट है जो हर सेकंड काम कर रहा है। तो आज हम इसी की गहराई में उतरेंगे। हाँ, आज हम यही देखेंगे कि प्रकृति ने इस मुश्किल समस्या को सुलझाने के लिए जानवरों की दुनिया में कितने अलग अलग और कमाल के तरीके ईजाद किए हैं। और फिर हम जूम इन करेंगे इंसानी शरीर की सबसे एडवांस मशीन, हमारी किडनी पर। चलिए तो फिर सबसे बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। ठीक। ये जहरीला कचरा आखिर है क्या? हमारे सामने जो जानकारी है उसमें 3 मुख्य विलेन हैं, अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड। ये तीनों नाम सुनने में एक जैसे लगते हैं, पर कहानी में बहुत बड़ा अंतर है। बहुत बड़ा अंतर। और ये अंतर सीधा सीधा इस बात से जुड़ा है कि कोई जानवर कहाँ रहता है और उसके पास पानी कितना है। अच्छा। सबसे पहले है अमोनिया। ये सबसे खतरनाक विलेन है, मतलब बहुत ज्यादा जहरीला, मोस्ट टॉक्सिक। हाँ, इसे शरीर में एक पल के लिए भी रखना खतरनाक है, इसलिए इसे फौरन बाहर निकालने के लिए बहुत सारे पानी की जरूरत पड़ती है। अच्छा, तो ये उन जीवों के लिए ठीक होगा जिनके पास पानी की कोई कमी ही नहीं है, जैसे मछलियां। एकदम सही। जो मछलियां पानी में रहती हैं उनके लिए ये कोई समस्या नहीं है। वो अमोनिया को सीधे अपने गलफड़ों या शरीर की सतह से पानी में घोल देती हैं। डिफ्यूजन के जरिए? बिल्कुल, डिफ्यूजन के जरिए। कहानी खत्म। लेकिन सोचिए, हम और आप ऐसा नहीं कर सकते। हम तो जमीन पर रहते हैं। हाँ, अगर हम अमोनिया बनाते तो हमें दिन भर में शायद 100 लीटर पानी पीना पड़ता, जो कि नामुमकिन है। हाँ। तो हमारे जैसे जमीनी जानवरों के लिए प्रकृति ने क्या जुगाड़ निकाला? प्रकृति ने एक बीच का रास्ता निकाला, यूरिया। हमारा लिवर, जो शरीर की कह सकते हैं केमिकल फैक्ट्री है, वो इस खतरनाक अमोनिया को पकड़कर उसे कम जहरीले कंपाउंड यूरिया में बदल देता है। अच्छा, तो ये लेस टॉक्सिक है। हाँ, यूरिया को शरीर में कुछ देर तक रखना सुरक्षित है और इसे बाहर निकालने के लिए अमोनिया के मुकाबले बहुत कम पानी लगता है। इसीलिए हम इंसान और ज्यादातर स्तनधारी यूरिया उत्सर्जित करते हैं। और तीसरा वाला, यूरिक एसिड? वो इस कहानी में कहाँ फिट होता है? यूरिक एसिड तो पानी बचाने का मास्टर है। हाँ, ये तीनों में सबसे कम जहरीला है और इसे बाहर निकालने के लिए नाम मात्र का पानी चाहिए। मतलब मिनिमम वाटर लॉस। बिल्कुल, ये उन जीवों के लिए एक वरदान है जो हर बूंद पानी बचाना चाहते हैं, जैसे पक्षी, सांप या कीड़े मकोड़े। अच्छा। वो इसे गाढ़े पेस्ट या पाउडर के रूप में बाहर निकालते हैं। अच्छा, तो अगली बार जब कोई कबूतर किसी की कार पर बीट करे तो वो असल में पानी बचाने की एक बहुत ही एडवांस तकनीक का प्रदर्शन कर रहा है। आप ऐसा कह सकते हैं। वो दरअसल विकास के एक चमत्कार की तारीफ करने का मौका दे रहा है। ये तो कमाल है। तो अलग अलग कचरे के लिए अलग अलग सिस्टम, मतलब जैसे प्लेटीहेल्मिन्थीज में ज्वाला कोशिकाएं या केचुए में वृक्कक। बिल्कुल, जैसा जीव जैसा उसका माहौल वैसा उसका सिस्टम। कीटों का सिस्टम तो और भी अनोखा है। हाँ, उनमें मैल्पीगी नलिकाएं होती हैं। है ना? हाँ, मैल्पीगी नलिकाएं। ये धागे जैसी पतली पतली ट्यूब्स होती हैं जो उनके खून से कचरा सोखकर सीधे उनकी आंत में डाल देती हैं। तो मतलब उनका यूरिक एसिड वाला कचरा उनके मल के साथ ही बाहर निकल जाता है? एकदम सही। कोई अलग से यूरिनरी सिस्टम का झंझट ही नहीं। पानी की बचत भी और सिस्टम भी सिंपल। वाह, मतलब प्रकृति के पास हर समस्या के लिए कस्टम मेड समाधान है। चलिए अब उस मशीन पर आते हैं जिसे इस काम में महारत हासिल है, इंसानी किडनी पर। हमारे पास जो जानकारी है उसके हिसाब से ये सिर्फ बीन के आकार के 2 फिल्टर नहीं है, ये तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हैं। कॉम्प्लेक्स तो है, पर इन्हें समझना मजेदार है। आप हर किडनी को एक बहुत ही एडवांस्ड वाटर प्यूरिफिकेशन प्लांट समझिए। ठीक है। इसके 2 मुख्य हिस्से हैं, बाहरी हिस्सा जिसे कॉर्टेक्स कहते हैं और अंदरूनी हिस्सा जिसे मेड्यूला कहते हैं। लेकिन असली जादू तो इसके अंदर काम करने वाली लाखों छोटी छोटी यूनिट्स में है। कौन सी यूनिट्स? जिन्हें नेफ्रॉन कहते हैं। एक मिनट, आपने कहा लाखों? हाँ,
हर एक किडनी में लगभग 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं। 10 लाख? हाँ, ये इतनी छोटी है कि आप इन्हें माइक्रोस्कोप के बिना देख भी नहीं सकती। ये 10 लाख छोटी छोटी वॉशिंग मशीन है जो 24 घंटे आपके खून को साफ करने में लगी रहती हैं। 10 लाख हर किडनी में? ये तो अविश्वसनीय है। तो ये छोटी सी वॉशिंग मशीन यानी नेफ्रॉन काम कैसे करती है? मुझे पता है कि इसके कुछ हिस्से हैं, ग्लोमेरुलस, बोमन्स कैप्सूल और फिर कुछ ट्यूब्स। हाँ, ये नाम बड़े टेक्निकल लगते हैं। चलिए इसे क्वालिटी कंट्रोल असेंबली लाइन की तरह समझते हैं। सबसे पहला स्टेशन है ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस जो कि खून की बारीक नसों का एक गुच्छा है। ये कप जैसी संरचना बोमन्स कैप्सूल के अंदर रखा होता है। ठीक है। यहाँ पर हाई प्रेशर से खून आता है और एक चाय की छन्नी की तरह छन जाता है। तो इस छनाई में क्या क्या छन जाता है? इसमें खून के बड़े सेल्स और प्रोटीन तो पीछे रह जाते हैं, लेकिन पानी, ग्लूकोज, नमक, अमाइनो एसिड्स और साथ में हमारा विलेन यूरिया भी छनकर आगे चला जाता है। और ये फिल्टर कितना काम करता है? मैंने कहीं पढ़ा था कि ये हर दिन लगभग 80 लीटर प्लाज्मा फिल्टर करता है। बिल्कुल सही पढ़ा है आपने। प्रतिदिन 180 लीटर। 1 मिनट रुकिए, 180 लीटर? ये तो पानी की एक बड़ी टंकी के बराबर है। ये तो हो ही नहीं सकता। मतलब अगर हमारा शरीर हर दिन 180 लीटर तरल फिल्टर करता है, तो हम दिन भर में उतना यूरिन क्यों नहीं पास करते? हम तो बस 1-1.5 लीटर ही करते हैं। बाकी का 178 लीटर कहाँ जाता है? यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा और यहीं पर इस कहानी का हीरो सामने आता है, पुनः अवशोषण या रीअब्जॉर्प्शन। रीअब्जॉर्प्शन? हाँ, वो 180 लीटर जो फिल्टर हुआ वो तो बस पहला कदम था। अब वो सारा तरल पदार्थ नेफ्रॉन की लंबी घुमावदार ट्यूब से गुजरता है, जो हमारी असेंबली लाइन का अगला हिस्सा है। पीसीटी, हेनले लूप और डीसीटी। बिल्कुल। यहाँ पर शरीर के काम के सैनिक तैनात रहते हैं, जो इस छने हुए तरल में से काम की हर एक चीज को वापस उठा लेते हैं। काम की चीजें जैसे कि लगभग सारा पानी, करीब 99%। 99%? हाँ, पूरा का पूरा ग्लूकोज, सारे अमीनो एसिड्स और जरूरत के हिसाब से नमक और दूसरे मिनरल्स। शरीर किसी भी कीमती चीज को कचरे में नहीं फेंकना चाहता। तो ये सब वापस खून में चला जाता है? हाँ, ये सब कुछ वापस खून में भेज दिया जाता है। इस पूरी प्रक्रिया के बाद 180 लीटर में से सिर्फ 1 या 1.5 लीटर ही बचता है, जिसमें मुख्य रूप से पानी और यूरिया होता है। बिल्कुल, और इसी को हम यूरिन कहते हैं। तो एक तरफ फिल्ट्रेशन, जहां सब कुछ बाहर फेंक दिया जाता है, और फिर रीएब्जॉर्प्शन, जहां काम की चीजें वापस उठा ली जाती हैं। क्या कोई तीसरा कदम भी है? हाँ, एक आखिरी कदम है जिसे स्रावण या सिक्रीशन कहते हैं। इसे आप फाइनल डीप क्लीन कह सकते हैं। फाइनल डी? अच्छा। रीएब्जॉर्प्शन के बाद भी खून में कुछ अनचाही चीजें या दवाइयों के अवशेष रह जाते हैं। इस स्टेप में शरीर उन चुनिंदा चीजों को एक्टिवली खून से निकालकर यूरिन में डाल देता है। तो ये खून के पीएच को भी बैलेंस करता होगा? हाँ, हाइड्रोजन आयन और पोटेशियम आयन को स्रावित करके ये खून के पीएच को भी बैलेंस करने का एक बहुत जरूरी तरीका है। तो 3 स्टेप्स: फिल्ट्रेशन, रीएब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन। एकदम सही। ये प्रक्रिया तो समझ आ गई, लेकिन यहाँ एक और दिलचस्प बात है। हम अक्सर सुनते हैं कि पानी ज्यादा पीना चाहिए, लेकिन कभी-कभी हम कम पानी पीते हैं, फिर भी हमारा शरीर काम चला लेता है। वो यूरिन को ज्यादा गाढ़ा यानी कॉन्सेंट्रेटेड बना देता है। ये कैसे होता है? आहा, अब हम किडनी की सबसे बड़ी और सबसे चालाक ट्रिक पर आ गए हैं। बताइए। इसे काउंटर करंट मैकेनिज्म कहते हैं। ये सुनने में कॉम्प्लिकेटेड लगता है, पर इसका आइडिया बहुत सरल है। सरल तरीके से समझाइए प्लीज। जरूर। आप इसे ऐसे समझिए कि किडनी अपने अंदरूनी हिस्से यानी मेडुला में जानबूझकर एक बहुत ही नमकीन या खारा माहौल बनाकर रखती है। नमकीन माहौल? हाँ, नेफ्रॉन का एक यू आकार का हिस्सा, जिसे हेनले लूप कहते हैं, यही काम करता है। वो यूरिन से नमक को बाहर निकालकर मेडुला में जमा करता रहता है। अच्छा। इससे होता यह है कि किडनी का बाहरी हिस्सा कॉर्टेक्स कम नमकीन होता है, और जैसे जैसे आप अंदर मेडुला में जाते हैं, ये माहौल बहुत ज्यादा, लगभग 4 गुना ज्यादा नमकीन होता जाता है। ठीक है, तो किडनी के अंदर एक बहुत नमकीन इलाका बना दिया। इसका फायदा क्या है? हाँ। अब सोचिए, जब आपका फाइनल यूरिन, जो कि ज्यादातर पानी है, इस बहुत ज्यादा नमकीन इलाके से गुजरता है, तो क्या होगा? ऑस्मोसिस? बिल्कुल। ऑस्मोसिस का नियम कहता है कि पानी हमेशा कम नमकीन जगह से ज्यादा नमकीन जगह की तरफ भागता है। तो ये खारापन एक चुंबक की तरह यूरिन में से सादे पानी को खींच लेता है।
तो पानी वापस शरीर में चला जाता है। हाँ, और पीछे सिर्फ गाढ़ा कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन बचता है जिसमें कचरा ज्यादा और पानी कम होता है। वाह, मतलब शरीर खुद ही एक ऐसा माहौल बनाता है जिससे वो पानी को वापस चूस सके। लेकिन ये सिस्टम तो बड़ा नाजुक लगता है, इसे कंट्रोल कौन करता है? बहुत अच्छा सवाल है। ये ऑटो पायलट पर नहीं चलता। इसे कंट्रोल करने के लिए शरीर में एक शानदार कम्युनिकेशन नेटवर्क है जो हार्मोन्स के जरिए काम करता है। हार्मोन्स? हाँ, इसमें 3 मुख्य खिलाड़ी हैं। पहला है ADH यानी एंटी डायोरेटिक हार्मोन। ADH, ये नाम सुनो सुनो सा लग रहा है। हाँ, जब आपके शरीर में पानी कम होता है तो आपका दिमाग हाइपोथैलेमस ADH छोड़ता है। ये हार्मोन किडनी को सिग्नल देता है कि पानी बचाओ। और किडनी उस नमकीन माहौल का इस्तेमाल करके यूरिन से ज्यादा पानी खींच लेती है। बिल्कुल। और दिलचस्प बात यह है कि शराब इसी ADH को ब्लॉक कर देती है। अच्छा। नतीजा, किडनी को पानी बचाने का सिग्नल नहीं मिलता और वो सारा पानी बाहर फेंकने लगती है। इसीलिए शराब पीने के बाद बार-बार बाथरूम जाना पड़ता है। और अगले दिन हैंगओवर का एक बड़ा कारण है डिहाइड्रेशन। आप समझ आया। ये तो पहला खिलाड़ी हुआ, बाकी 2 कौन है? दूसरा सिस्टम है RAAS जिसे JGA कंट्रोल करता है। ये किडनी के अंदर ही एक तरह का प्रेशर सेंसर है। JGA, जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस। हाँ, जब ब्लड प्रेशर गिरता है या किडनी में खून का फ्लो कम होता है तो ये सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। ये रेनिन नाम का एक एंजाइम छोड़ता है जो एक चेन रिएक्शन शुरू करता है। और इसका अंतिम नतीजा क्या होता है? नतीजा ये होता है कि खून की नसें सिकुड़ जाती हैं और शरीर नमक और पानी को रोकने लगता है, जिससे ब्लड प्रेशर वापस बढ़ जाता है। तो ये सिस्टम ब्लड प्रेशर को बढ़ाने का काम करता है। हाँ, क्या इसे कम करने के लिए भी कोई सिस्टम है? बिल्कुल है। और वो है हमारा तीसरा खिलाड़ी ANF, जो JGA के ठीक उल्टा काम करता है। ANF यानी एट्रियल नेचुरेटिक फैक्टर। सही। जब ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो दिल की दीवारों पर खिंचाव पड़ता है। इसके जवाब में दिल ANF हार्मोन छोड़ता है। ये हार्मोन किडनी को कहता है कि नमक और पानी को बाहर फेंको, और खून की नसों को आराम करने को कहता है, जिससे ब्लड प्रेशर वापस नीचे आ जाता है। तो ATH पानी को मैनेज करता है और RAAS और ANF मिलकर ब्लड प्रेशर को ऊपर नीचे करके संतुलन बनाए रखते हैं। कमाल है, ये तो एक पूरा इंटेलिजेंट सिस्टम है। अच्छा, अब जब यूरिन बन गया तो शरीर से बाहर निकलने की प्रक्रिया, जिसे मिक्चुरेशन कहते हैं, वो कैसे कंट्रोल होती है? वो एक रिफ्लेक्स एक्शन है, लेकिन हमारे कंट्रोल में। जैसे ही आपका यूरिनरी ब्लैडर भरता है, उसकी दीवारों में लगे सेंसर आपके दिमाग को सिग्नल भेजते हैं। टंकी फुल हो गई है? हाँ, कुछ वैसा ही। इसके जवाब में दिमाग ब्लैडर की मांसपेशियों को सिकुड़ने और दरवाजे को खुलने का ऑर्डर देता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि हमारे पास इस फाइनल ऑर्डर पर वीटो पावर होता है, जब तक कि सही जगह और सही समय न मिल जाए। बिल्कुल। और यूरिन की जांच से बीमारियों का कैसे पता चलता है, जैसे डायबिटीज? देखिए, सामान्य यूरिन में ग्लूकोज नहीं होना चाहिए, क्योंकि किडनी उसे 100% रीअब्सॉर्ब कर लेती है। अगर यूरिन में ग्लूकोज आ रहा है, जिसे ग्लाइकोसूरिया कहते हैं, तो इसका मतलब है कि खून में ग्लूकोज बहुत ज्यादा है। इतना ज्यादा कि किडनी उसे संभाल नहीं पा रही। ये डायबिटीज का एक बड़ा संकेत है। इसी तरह यूरिन में कीटोन बॉडीज का मिलना भी डायबिटीज की तरफ इशारा करता है। अब एक आखिरी सवाल, क्या किडनी ये सारा भारी काम अकेले ही करती है या टीम में और भी खिलाड़ी हैं? किडनी मेन खिलाड़ी है, लेकिन टीम में दूसरे भी हैं। हमारे फेफड़े हर मिनट कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैस वाले कचरे को बाहर निकालते हैं। सही। हमारा लिवर खून में मौजूद पुरानी सेल्स के कचरे जैसे बिलीरुबिन को प्रोसेस करके पित्त के रास्ते बाहर निकालता है। और हमारी त्वचा भी पसीने के जरिए कुछ मात्रा में नमक और यूरिया बाहर निकालती है। तो सब मिलकर काम करते हैं। हाँ, ये एक टीम एफर्ट है। और जब ये मेन खिलाड़ी यानी किडनी फेल हो जाए, तब क्या होता है? वो एक बहुत गंभीर स्थिति होती है। जब किडनी फेल होती है तो खून में यूरिया जमा होने लगता है, जिसे यूरेमिया कहते हैं, और ये जानलेवा हो सकता है। तो ऐसे में हीमोडायलिसिस? हाँ, हीमोडायलिसिस एक जीवन रक्षक प्रक्रिया है। इसमें मरीज के खून को एक मशीन से गुजारा जाता है, जो एक आर्टिफिशियल किडनी की तरह काम करती है और खून को फिल्टर करती है। बिल्कुल। ये मशीन खून से यूरिया और दूसरे अपशिष्टों को फिल्टर करती है और साफ खून को वापस शरीर में भेज देती है। तो आज हमने एक अद्भुत यात्रा की है,
पानी में घुलने वाले अमोनिया से लेकर पक्षियों के पानी बचाने वाले यूरिक एसिड तक, और फिर इंसानी किडनी के अंदर काम कर रही उन 10 लाख नन्ही फैक्ट्रियों तक। ये वाकई हमारे शरीर के अंदर छिपी एक अविश्वसनीय इंजीनियरिंग है जो चुपचाप हमारा जीवन चला रही है। बिल्कुल। और यहाँ श्रोताओं के लिए सोचने के लिए एक बात छोड़ जाती हूँ। बताइए। हमारी किडनी की पानी बचाने और खून को फिल्टर करने की ये अविश्वसनीय क्षमता लाखों सालों में पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के तहत विकसित हुई है। जरा सोचिए, लंबी अवधि की अंतरिक्ष यात्रा जहां जीरो ग्रेविटी होती है और पानी को लगातार रिसाइकिल किया जाता है, वहां इस बेहतरीन सिस्टम के सामने क्या नई और अनसोची चुनौतियां आ सकती हैं।